नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हूँ। ये वीडियो है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित और इससे संबंधित ये मान के चलिए कि आपकी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आएँगे ही। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इनके उत्तरों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आएँगे ही आएँगे प्रश्न। ठीक है? चलिए उससे पहले मैं आपको एक और विशेष जानकारी दे दूं कि अगले 2 दिन में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 2 वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? बाल मनोविज्ञान और शिक्षण मनोविज्ञान। कैसा अध्यापक सम्मान पाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं। जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता हो, जो राजनीति में रुचि रखता हो, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता हो, मतलब ऐसा अध्यापक जो अपने विषय के ज्ञान को हमेशा बढ़ाने में रुचि रखता है वो सम्मान पाता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक अध्यापक के सम्मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? देखिए, एक अध्यापक के रूप में जब आप या अभी भी आप कार्य कर रहे होंगे और यदि नहीं कर रहे हैं, आप पहली बार शिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है या सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? प्रश्न पत्र तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना या उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए, एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षण कार्य के लिए, अध्यापक के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसकी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह कैसे रुचिकर बने, कैसे बच्चे उसकी के शिक्षण में अधिक से अधिक रुचि लें, कैसे बच्चे उसकी कक्षा में अधिक से अधिक रुचि लें। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। प्रश्न क्रमांक 3, अध्यापन कार्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? क्या है? प्रशिक्षण, उच्च वेतन, परिश्रम या उपरोक्त सभी। तो मित्रों यहाँ सही है, सबसे उपयुक्त जो चीज़ है वो है प्रशिक्षण। आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए। वेतन, परिश्रम ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, किस स्तर के छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस स्तर के छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया? हाई स्कूल स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, महाविद्यालय स्तर के लिए या सभी स्तर के लिए? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है जो खोज पद्धति है ना, जिसमें खोजबीन के द्वारा जो हम शिक्षण देते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो हाई स्कूल स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के लिए इसका आविष्कार किया गया। प्रश्न क्रमांक 5, छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना, शिक्षण विधि में सुधार करना, बच्चों के अनुसार कार्य करना या उनको दंड देना। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा शिक्षण विधि में सुधार करना। यदि आप अपने विषय के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना होगा। नियमित रूप से आपको समय के अनुसार अपने शिक्षण शैली में परिवर्तन लाना होगा। वो उसी के कारण आपका जो शिक्षण कार्य है वो सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। बच्चों में तभी आपके शिक्षण के प्रति, आपके विषय के प्रति रुचि विकसित हो सकती है जब आप निरंतर अपनी शिक्षण विधियों में क्या करते रहेंगे? सुधार करते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है किसमें? अर्थोपार्जन में, मतलब पैसे कमाने में, प्रतिस्पर्धा में, सामाजिक प्रतिष्ठा में या आत्मनिर्भर बनाने में? देखिए मित्रों, तो यहाँ सही उत्तर आएगा आत्मनिर्भर बनाने में। किस चीज़ में ज़रूरी है? आत्मनिर्भर बनाने में। अब ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1947 में, 1900 में, 1935 में या 1905 में? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा 1900 में। कब मानी जाती है? 1900 से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा? मानव व्यवहार का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव सिद्धांतों का या सामाजिक सिद्धांतों का? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों
मानव व्यवहार का। किसका? मानव व्यवहार का इसको विज्ञान माना गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन किसका है? नोट कर लीजिएगा मित्रों, यह कथन किसका है? ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है स्किनर का। किसका है ये? स्किनर का। हमारे पास 4 विकल्प मौजूद थे, स्टेनल, हॉल, टर्नल का, गैरिसन का। तो यहाँ सही उत्तर आएगा स्किनर का। प्रश्न क्रमांक 10 ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? नॉल एवं अन्य का, स्किनर का, क्रो का और कुप्पूस्वामी का। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा क्रो का। किसका है? क्रो का। देखिए मित्रों, ये मान के चलिए कि जो है ये जो प्रश्न लेके आया हूँ इसमें से कम 4-5 प्रश्न आने ही वाले हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आप मिस मत कीजिएगा। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। यह कथन किसका है? ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलते हों। यह कथन किसका है? स्ट्रैंग का, कैरल का, बूस का या कॉल का। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों स्ट्रैंग का। किसका है ये? स्ट्रैंग का। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ही कम चांस है कि ये छूट जाए। ये आएगा ही आएगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, वारेन का, अरस्तु का या हर्बर्ट का। तो ये सही उत्तर आएगा मित्रों किसका है? अरस्तु का। अगला प्रश्न, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा पिछड़ा बालक। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म से समान होते हैं? नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? पियाजे का, प्लेटो का, वाटसन का या कैरल का। तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों वाटसन का। ये कथन है कि सभी जो बालक होते हैं वो जन्म के समय समान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? बाल अवस्था में एक जो बालक होता है उसका मस्तिष्क कितना विकास कर लेता है? 90%, 70%, 85% या 60%। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों 90%। बाल अवस्था में ही एक मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना, वो 90% विकसित हो जाता है, विकास कर लेता है। प्रश्न क्रमांक 16, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकल्प है निरंतर, खंडित, अवरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, संस्कृत से, लैटिन भाषा से या अंग्रेजी से। तो यहाँ सही उत्तर है मित्रों ग्रीक भाषा से। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिनके आने की संभावना बहुत प्रबल है, इसलिए आप बिल्कुल भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, कठिन व जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए कैसे? खंडों में, छात्रों की इच्छा अनुसार, शिक्षक की इच्छा अनुसार या बिना रुके। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों खंडों में। देखिए जो कठिन और जटिल विषय वस्तु होते हैं ना, उनको हमें टुकड़ों में ही पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19, एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? जो एक शिक्षक होता है उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षाप्रद, स्वतंत्र, प्रशासनात्मक या आदर्शवादी। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा आदर्शवादी। प्रश्न क्रमांक 20, विद्यार्थी सर्वोत्तम सीखते हैं कब? करके, सुन के, देखकर या पढ़कर। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा करके। जब विद्यार्थी स्वयं करता है तो वह कर कर ही सीख पाता है। ठीक है, मतलब जब तक वह कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप करके ही सीख पाएंगे। तो यहाँ विद्यार्थी कैसे सीखेगा? करके ही सीखेगा।
प्रश्न क्रमांक 21, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा होना, शिक्षण विधियों में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों दृष्टिकोण का विस्तार, ये शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 22, किसी शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना और प्राचार्य को खुश रखना। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा। देखिए शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का जो सबसे ज़रूरी काम होता है, सबसे ज़्यादा दायित्व, सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वह यही होता है कि जो उसका विद्यार्थी है उसकी कठिनाइयों को वह दूर कर सके, उनका समाधान कर सके। और जब वह उनकी कठिनाइयों को दूर करता है, उनकी शंका का समाधान करता है, तो वह एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी में आता है और बच्चे उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित या ये सभी? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा छात्र केंद्रित। और वैसे भी आप यदि आप देख रहे हैं तो ये हमारा जो नई शिक्षा नीति है वह भी छात्र केंद्रित शिक्षा नीति पर ही आधारित है। तो हमें यहाँ पर छात्र केंद्रित या जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसी पर ध्यान देना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 24, कक्षा में छात्रों को रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? कहानी सुनाना चाहिए, पाठ पढ़ने को कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए या चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो यहाँ सही उत्तर है मित्रों प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए आप यदि बच्चों को एक्टिव रखेंगे, कक्षा में एक्टिव रखेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। और आप यदि केवल पढ़ते जाएंगे या सुनाते जाएंगे या चुप बैठ जाएंगे तो बच्चे उसमें एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो आपको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछना होगा, सबको उस कक्षा में शामिल करना होगा। प्रश्न क्रमांक 25, विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? जो विद्यार्थी हैं तो इनको जब सीखने संबंधी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो उनको आप कम करने के लिए आपको क्या सही लगता है? समय अधिक देना चाहिए, अधिक अभ्यास कराएंगे, कारणों को जानकर दूर करेंगे या इंटरनेट से मदद लेने को कहेंगे? देखिए मित्रों इसमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते-जुलते आपको लगेंगे। अधिक समय देंगे, हाँ बिल्कुल हम अधिक समय दे सकते हैं। अधिक अभ्यास कराएँगे, ये भी सही उत्तर हो सकता है। लेकिन सही उत्तर क्या आएगा मित्रों? कारणों को जानकर हम उनको दूर करेंगे। मतलब उनको जो कठिनाई आ रही है ना, उस कठिनाई के कारण को जान लीजिए, उसको ही दूर कर दीजिए। दूर कर देंगे तो वो उसकी कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाएगी और बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ज़रूर ही मददगार साबित हुआ होगा। मित्रों अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कल आने वाले 2 वीडियो का इंतज़ार भी कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं क्योंकि